जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि एक तो कृषि अब जो है फ़ायदे का सौदा नहीं रही। इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इतनी अधिक है कि जो है हमारे को इसके अंदर नेट रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरी जो समस्या जो अभी हमारे को देखने में मिल रही है, ख़ासतौर से बागवानी फसलों के अंदर, कि इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। जब ग्लट आता है तो ग्लट के अंदर टमाटर आप 50 पैसे किलो के अंदर भी नहीं बेच पाते हैं, और किसी समय जो है ये 100 रुपये किलो भी जाता है। यही आप प्याज के में देखिए, आप इसमें आलू में देखिए, तो अधिकांश फल और सब्जियों के साथ में यही कहानी है कि जब प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन के साथ में जो है उसकी कीमत नहीं मिलती है, और जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। दोनों ही केस में किसान को कुछ नहीं मिलता है। अगर कीमत ज़्यादा भी है तो उसके अंदर भी जो है बीच में जो स्टोर कर रहे हैं वो जो है उसके अंदर अधिक कमाते हैं। तो अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसके लिए हमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर के ऊपर जाना पड़ेगा, हमारे को इसमें प्रोसेसिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ भी जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि अनुत्तरित हैं, कि भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क्स भी बनाए, हमने प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी चलाई, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हमने टैक्स बेनिफिट्स दिए, उनको लैंड के ऊपर भी जो है हमने सब्सिडीज़ दी, लेकिन उसके बाद भी जो है ये प्राइस फ्लक्चुएशन वैसा का वैसा ही बना हुआ है, हमारे किसानों को उसका फ़ायदा मिल नहीं रहा है। इसको जब हमने एनालाइज़ किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये ज़मीनी स्तर के ऊपर हमारे को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ें निकल कर के आए। हमने इंडस्ट्री के साथ में भी जो है बैठ कर के बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की कि क्या कारण है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़ी बड़ी जो ये प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, वो हमारे किसान का उत्पाद खरीद ही नहीं रही हैं। टमाटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ 95% पल्प या प्यूरी उनकी इंपोर्टेड हैं। पाइनएप्पल इंडस्ट्री 85% इंपोर्टेड है। पोटैटो वो अपना जो है उनकी जो वैरायटी है वही जो है वो उगाते हैं। अगर उस वैरायटी को किसी दूसरे किसान ने अगर उगा लिया तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, जो कि गुजरात का अभी का मामला है पेप्सी के साथ में। तो इस तरह से निकल के यह आया कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ तो लग रही हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे किसान के उत्पाद को नहीं खरीद रही हैं, वो सारा का सारा जो है विदेश से आयात करके ले रही हैं। इसके ऊपर फिर सरकार ने ये किया, जैसे एप्पल के केस में किया कि 50% ड्यूटी इम्पोज कर दी इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन 50% ड्यूटी इंपोर्ट करने के बाद भी जो है वो वहीं से जो है आयात होकर के ही आ रहा है, हमारे किसान का उत्पाद वहाँ पे नहीं उसका बिक रहा है। ये कुछ इस तरह की जो है ये समस्याएं हैं। उनका कहना ये है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग वेराइटीज़ नहीं उगाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग वेराइटीज़ का अपना ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी वेराइटी के अंदर 5% जूस ज़्यादा है तो फिर जो है उसकी इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी बदल जाती है उसमें। तो इसलिए जो हमारे को इन चीज़ों के ऊपर एक प्रैक्टिकल विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है हम किसानों को एग्रीगेट कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएं और हमारे क्लस्टर्स भी डेवलप करें। तो उसके ऊपर जो हमें विचार करना है। यहाँ जो अभी जो मैं आपके सामने जो है कि ये केस स्टडी है कि आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कस्टर्ड एप्पल हालांकि इस रीजन का फ्रूट नहीं है, हिमालयन रीजन का, जिसको आप शरीफा भी कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में सीताफल भी इसको कहते हैं। इससे पहले मैं जब उदयपुर में राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय में था तो वो रीजन जो है कस्टर्ड एप्पल ग्रोइंग रीजन है। कस्टर्ड एप्पल के अंदर जो है 3-4 जो है उसके अंदर मुख्य जो समस्याएं आती हैं, वो समस्या ये है कि एक तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जैसे ही वो पकता है, पकने के बाद में यहाँ तक कि अगर अधिक पक गया तो आप अपने घर भी नहीं ले जा सकते, उससे पहले टूट जाएगा। ये उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, कस्टर्ड एप्पल के उत्पाद आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है उसके अंदर ब्राउनिंग की समस्या होती है। जैसे ही उसका गूदा जो होता है वो गूदा उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होते ही उसमें ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे को आप किसी उत्पाद के काम में नहीं ले सकते। तीसरा कि उसमें बीज इतने अधिक हैं कि उन बीजों को निकाल करके और उसके गूदे को निकालना और संरक्षित करना ये फिर और भी अधिक कठिन काम है। तो इनको देखते हुए जब हमने उस रीजन में देखा, और ख़ासतौर से हमारे वनवासी भाई बहन जब इसको खेत में जब सड़कों के ऊपर बेचते थे तो वो जो है 5 रुपये 10 रुपये में आपको शाम के टाइम पे एक पूरा जो है टोकरा मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर 10 किलो फ्रूट्स होंगे, और वो टोकरा आपको जो है ऐसे कैसे आपको दे देंगे। लेकिन वो भी जो है उनको फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो इतने पक चुके होते हैं कि उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो इन सब को देखते हुए जो है हमने फिर इस पर काम शुरू किया कि इसके अंदर क्या हो सकता है। और वो काम जो आज आप अगर वाडीलाल की या नेचुरल्स की आप कस्टर्ड एप्पल की आइसक्रीम खाते हैं तो वो उसी टेक्नोलॉजी से निकल करके आए, और इसके अंदर किस तरह से जो है
वैल्यू जनरेशन हो सकता है, किस तरह से एक ज़मीनी लेवल के बिल्कुल आदिवासी किसान को इससे जो है लाभ मिल सकता है, और उनको ऑर्गेनाइज्ड करके और कैसे जो है एक छोटी सी टेक्नोलॉजी से जो है 1,000 करोड़ रुपए तक का जो है इसके अंदर हम उसको कर सकते हैं। तो ये इसमें जो सबसे पहली समस्या है कि अधिकांश क्षेत्रों में ये वाइल्ड फ्रूट के रूप में काम में आता है। अगर आप थोड़ा सा रीजन छोड़ दें आंध्रा का, तेलंगाना और कर्नाटक में, जहाँ कुछ ऑर्चर्ड्स इसके हैं, अदरवाइज़ ये जंगल के अंदर ये रहता है, जंगल में रहता है, यानी कि ये सभी की संपत्ति है और किसी की संपत्ति नहीं है। उसमें फिर समस्या क्या आती है कि बिना सोचे समझे उसके मैच्योरिटी इंडेक्स जो है, उस मैच्योरिटी इंडेक्स तक नहीं पहुंचने देते, उससे पहले ही उसको हर आदमी तोड़ना चाहता है और तोड़ करके बेचना चाहता है, तो उससे उसकी शेल्फ लाइफ और कम हो जाती है। दूसरा इसके अंदर कि पल्प कंटेंट जो है, इसमें जो जंगल में वैराइटीज़ हो रही है उसके अंदर पल्प कंटेंट कम है। पल्प कंटेंट कम होने से इसके अंदर जो टोटल जो आपको जो मिल रहा है उसके अंदर जो इकोनॉमिक वैल्यू, वो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी कम हो जाती है। वेरी हाई पेरिशेबिलिटी इसकी है और इसके अंदर प्रोसेसिंग कहीं पे नहीं है और अनऑर्गेनाइज्ड पूरा मार्केट था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर हमने जब इसको शुरू किया तो इसमें हमने प्रोडक्शन टू कंजम्पशन सिस्टम्स के ऊपर गए कि हमारे को जो है ये हम इसको एक आइसोलेशन के अंदर नहीं रख सकते कि केवल जो है आपने तोड़ने के बाद में देखा उसको। तो प्रोडक्शन के अंदर हमारे को जो है उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स थी, इंडस्ट्री के साथ में बैठ करके जब किया तो इसके अंदर हमें जो है बहुत इसमें सीड कंटेंट कम और पल्प कंटेंट ज़्यादा चाहिए, टीएसएस कंटेंट उसका अधिक चाहिए, तभी जो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है। उसकी हमारे भारत में 2 वेराइटीज़ उपलब्ध थी, उन दोनों वेराइटीज़ को हम लेकर के आए और उनको जो फार्मर्स फील्ड के ऊपर वहाँ पर ग्रो किया। उसकी मैच्योरिटी इंडाइसेस को डिफ़ाइन किया, उसके किस तरह से अगर हम सही समय पे तोड़ते हैं तो फिर उसके जो राइपनिंग टेक्नोलॉजीज, सेफ राइपनिंग टेक्नोलॉजीज विद द यूज़ ऑफ द एथिलीन गैस एंड अदर थिंग्स, वो हमने जो है उसके अंदर उसकी पूरी बनाई और उसको देखते हुए फिर जो है हम उसके आगे प्रोसेसिंग के ऊपर गए। जब इसके अंदर वैल्यू चेन की बात आती है तो वैल्यू चेन के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रूट्स के अलावा आपका जो सबसे पहला स्टेक होल्डर है वो है कि फार्मर्स। और फार्मर्स उसके अंदर कौन से थे? फार्मर्स मेरे आदिवासी किसान थे। तब आदिवासी किसानों तक पहुंचना और फिर उनका जो ग्रुप बनाना, तो हमने सबसे पहले जो है एक बहुत छोटे ग्रुप के साथ में काम शुरू किया। केवल 30 किसानों के एक ग्रुप को जो है हमने बनाया, उनका फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन को बना के रजिस्टर्ड करवाया, उनको हमने सभी तरह की ट्रेनिंग्स दी कि किस तरह से जो है इसको करना है, और फिर उनको हमने जो है जो जनरेटेड टेक्नोलॉजीज़ थी उसके साथ में फिर उनको हमने जोड़ा एक इंडस्ट्री के साथ में कि जो है तो इस पीरियड में भी जो है समय लग रहा था 1 साल का। तो हमने पहले साल बल्कि जो है फिर पास में ये गुजरात के अंदर जो है एक लिंकन गांधी हॉस्पिटल था, वो जो है फल देते थे अपने मरीजों को, तो हमने उनसे संपर्क किया। तो पहले साल में उन्होंने उनके फल सारे खरीद करके और वहीं पे जो है उन्होंने दिए। तो इससे किसानों में एक आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं हमारे को इससे कुछ मिल सकता है। दूसरे साल वो हमारे पूरे साथ में उसके अंदर आए। टेक्नोलॉजीज़ की जब बात करी हमने, तो टेक्नोलॉजीज़ में क्योंकि इसमें मुख्य समस्या थी कि उसमें से कैसे उसके पल्प को, गूदे को निकाला जाए और फिर उस गूदे को पूरे साल तक जो है बिना ब्राउन हुए उसको संरक्षित किया जाए। उसकी टेक्नोलॉजीज़ हमने उसके अंदर बनाई। उसमें उसका एक पल्पर बनाया। पहले मार्केट में जितने पल्पर्स अवेलेबल थे, टोमेटो के लिए भी है आपके पास में, दूसरे फ्रूट्स के लिए भी है, मैंगो के लिए भी, उन सबको ट्राई किया और उनसे निकाल के जो पल्प था वो जब हमने आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ जब हमने भेजा तो सभी जगह से वो रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि हमें इसमें चंक्स चाहिए होते हैं, उसमें सीड निकालने के बाद भी उसकी स्ट्रक्चर उसकी वैसे की वैसे बची रहें, ताकि जब आप खाएं तो आपको ये लगे कि इसके अंदर जो हम कस्टर्ड एप्पल खा रहे हैं। तो वो एक चैलेंज था। फिर हमने इसके लिए एक नया पल्पर अपना डिज़ाइन किया। उस पल्पर को डिज़ाइन करके उस पर टेस्ट करके, और जब वो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमने जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके, फाइटोकेमिकल्स यूज़ करके, और उसके जो है ब्राउनिंग की प्रॉपर्टीज़ को उसको ख़त्म किया और उसको पूरे 1 साल तक आप जो है बिना ख़राब हुए उसको रख सकते हैं। उसके बाद में जो चैलेंज था वो था कि इससे कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएं। तो हमने उसको आइसक्रीम उसकी स्टैंडर्डाइज्ड की, इसी तरह से उसका जो है शेक उसके बनाए, बासुंदी बनाई, तो कई तरह के जो उसके उत्पाद बनाए। यहाँ तक कि हमने फ्रीज ड्राइड उसका पाउडर भी बनाया, क्योंकि फ्रीज ड्राइड पाउडर जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में अच्छा यूज़ होता है। और WHO ने तो यहाँ तक कहा कि जो हम ORS लेते हैं, ये ORS का एक सब्सटीट्यूट है। तो उसको जो है उस स्तर तक भी हम लेकर के गए, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें उसके प्रोसेसिंग तक जाने की, कमर्शियलाइज पे जाने की उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पल्प की ही इतनी डिमांड थी कि जो है उसके पल्प को बेचने के बाद में हमारे पास में इतना बचता ही नहीं था कि जो उसको हम कर सकें। तीसरी फिर इसके अंदर जो समस्या थी वो ये थी, क्योंकि सीड ज़्यादा है,
50% तो आपका रिंड निकल गया, छिलका निकल गया, 50% 25% आपके पास में आया पल्प, और 25% फिर सीड निकल जाता है इसका। अब जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जब ये निकालते हैं तो उसके बाद में ये एक तरह का वेस्ट है, लेकिन प्रकृति ने कुछ भी वेस्ट दिया नहीं है। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो जब हम छिंदवाड़ा और इधर के जंगलों के अंदर वैसे ही घूम रहे थे, घूमते हुए हमारे को अचानक जो है एक दिन लगा कि जो है कुछ जो है आदिवासी बहुत सारे सीताफल को सड़ा गला वैसे ही रहे हैं और उसमें से बीज निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वो एक बहुत टीडियस जॉब था, पूरा सीताफल ख़राब भी हो रहा था, उनकी भी हेल्थ हाइजीन का सवाल था। हम रुके, हमने उनको पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो आती है, वो कहती है कि मुझे ना इसके बीज निकाल के दे दो किसी तरह से। उनको जो है वो बीज को वो काम में लेते हैं। तो हमने कहा ये तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए समस्या ये थी कि प्रोसेसिंग कहीं होती नहीं है तो उनको बीज नहीं मिलता है। हम जो 1-1 2-2 किलो खरीद के खा करके उसको फेंक देते हैं, वो उनके काम में नहीं आ सकता, वो उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से उसको इकट्ठा करवा रहे थे। तो फिर हमने जो उनसे संपर्क करके किया तो फल से ज़्यादा कीमत उसके बीज की थी। उसका बीज पहले साल में 40 रुपये किलो के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ ने खरीदा, और अभी वो पिछले कई सालों से 25 से 30 रुपये प्रति किलो के ऊपर स्टेबलाइज्ड है उसका बीज। तो इस तरह से जो है उसके बीज की भी वैल्यू आ गई, उससे एनोनेन कंटेंट निकलता है, और उस एनोनेन कंटेंट को जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में लेते हैं। फिर जो उसका छिलका था जो कि 50% पार्ट था, उसका एनालिसिस करते हैं तो इट इज़ द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम एंड द पोटेशियम आल्सो। और इसके अंदर जो है ये दोनों गुण हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम एक साथ होना बहुत मुश्किल होता है किसी भी जो है फ्रूट के अंदर, और इसके पल्प में भी ये गुण है कि इसके अंदर जो पोटेशियम और सोडियम का जो रेशियो है वो इतना अच्छा है कि आपके शुगर और आपके हार्ट दोनों के लिए जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो फिर हमने उसका जो है एक जो अवेलेबल मेथड्स थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, और उसका FYM कैसे बन सकता है, उसकी खाद कैसे बन सकती है, उस प्रोसेस को लेके और उसको प्लांट्स के ऊपर टेस्ट किया। तो यानी कि इसकी प्रोसेसिंग में इसका जो है 1% भी वेस्ट नहीं होता है, इसको 100% आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद में इसका जो थर्ड जो इसका था इसमें वैल्यू चेन के अंदर कि फिर फार्मर्स को इंडस्ट्रीज़ के साथ में डायरेक्ट लिंकेज करवाना, और उसके अंदर मिनिमम एस्टेब्लिशमेंट या मिनिमम जो है उसमें खर्चे के साथ में कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत थी, केवल एक डीप फ्रीज चाहिए था, एक पल्पर चाहिए था। अगर आपके पास में 2 चीज़ है और उसके बाद में इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट है तो आप जो है कहीं पर भी इसको जो है एक छोटे से गांव में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो हमने जो है उन किसानों का ग्रुप बना करके और यही काम किया कि फिर जो है वहाँ पे एक उनको डीप फ्रीज दिया, दिन भर में जो निकला उसको डीप फ्रीज के अंदर रखा, शाम को एक वैन जाती और हमने 30 गाँवों के अंदर एक साथ इसको शुरू किया। शाम को एक वैन निकलती जैसे दूध की निकलती है, वो उनका सबको जो है रेफ्रिजरेटेड व्हीकल में उसको लेते हुए वैन सेंटर पे आकर के और जो उसको इंडस्ट्री को दे देती हैं। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जो है एक बहुत अच्छा माध्यम बना, क्योंकि हमारे पास में जो है हमने इसका जो पल्पर जो दिया उसके 2 पार्ट बनाए। एक पूरा ऑटोमेटेड पार्ट बनाया जिसमें कि आप फ्रूट को डालिए, वो अपने आप जो है उसकी रिंड को अलग करेगा, उसके बीज और पल्प को एक साथ लेगा और फिर अगले पार्ट में जाएगा तो उसका सीड अलग हो जाएगा और पल्प अलग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको फिर जो फर्स्ट पोर्शन को हमने उसके अंदर नहीं अलाउ किया, केवल जो है पल्प एक्सट्रैक्शन हम उसमें मशीन से कर रहे हैं, बाकी जो है फ्रूट को काटना और उसमें से पल्प को स्कूप करना ये वहाँ की महिलाएं काम कर रही हैं। तो इस तरह से जो है ये वीमन एम्पावरमेंट के लिए भी जो है ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी लेटेस्ट एक जॉविक नाम से जो है एक वहाँ की एक कंपनी है उदयपुर के पास में, उन्होंने लगभग जो है 4000 मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल 20 दिन के पीरियड के अंदर किया है। तो इस तरह से जो है इसकी ये पूरी जो है इसकी ये कहानी है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है इनकी इसमें वो नहीं जाऊँगा, लेकिन इसमें इस तरह से जो है हमने एक नई वेराइटीज़ लेकर के उनको इंट्रोड्यूस करके और फिर इसके जो है मैच्योरिटी इंडाइसेस हमने इसके बनाए। मैच्योरिटी इंडाइसेस बनाने के बाद में वीमेंस को जो इसमें एम्पावरमेंट किया और उनको किस तरह से कलेक्शन करना है फ्रूट्स का, किस स्टेज के ऊपर उनको तोड़ना है, और फिर जो है ये एक पल्पर बना करके और इस पल्पर के माध्यम से जो एक नया जो पल्पर बनाया वो वहाँ पे एस्टेब्लिश करके, अब आप इसमें देखेंगे ये जो एक रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड जो है पल्प है जो कि निकालते ही भूरा पड़ जाता है, जबकि आपको दूसरे उसके अंदर देख रहा है वो 1 साल बाद का पल्प है। 1 साल के बाद भी जो है वो उसका कलर जो है वो ओरिजिनल वैसे के वैसे रहता है। इससे जो है बहुत सारी तरह के जो प्रोडक्ट्स जो है आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अगर आप इकोनॉमिक्स के ऊपर भी जाएंगे, इवन फ्रीज ड्राइड पाउडर की इकोनॉमिक्स में भी जाएंगे, तो इसमें जो है लोकल लेवल के ऊपर भी आपको
इसमें बहुत फ़ायदा होता है। आइसक्रीम्स इसकी जो है बहुत पॉपुलर है। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं। सुगम बायो फूड्स वहीं की एक इंडस्ट्री है, जैविक ऑर्गेनिक्स हैं इसमें। इसी तरह नेचुरल्स, वाडीलाल, हैवमोर, जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको सबको हमने ये टेक्नोलॉजी सेल की है और वो उसके बेसिस के ऊपर काम कर रही है। इसका सीड जो है वो सारा का सारा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ काम में ले रही है और इसके छिलके का जो पूरा इसका खाद बन करके और उसको वो बेच रहे हैं। तो इस तरह से जो एक कंप्लीट एक सोल्यूशन है एक फ्रूट के अंदर, थोड़ी थोड़ी डॉट्स को अगर आप मिलाएंगे तो सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर इस तरह के काम को कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बिखरी बिखरी टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है, उनको केवल आपको लोकलाइज्ड बनाना है अपने वहाँ पे अपने फ्रूट के हिसाब से। उसको जो है उनको अगर आप करके और इसको करेंगे तो अपने क्षेत्र के किसी भी फ्रूट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। रिसेंटली हमने जो है लेह के लिए अभी जो इसके DRDO के लैब हैं उनके साथ में अभी काम हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो लोकल जो मटेरियल है फ्रूट्स हैं उनके ऊपर और सी बकथॉर्न के ऊपर के सी बकथॉर्न की किस तरह से जो है कंप्लीट एक वैल्यू चेन उसके अंदर बनाई जाए। तो ये एक संक्षेप के अंदर ये केवल जो है एक थॉट प्रोसेस है कि किस तरह से जो है हम किसी भी फ्रूट के अंदर एक वैल्यू चेन बना करके और उसके जो है उस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं।